नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। ईरान और अमेरिका में तनाव लगातार बना हुआ है। तमाम कोशिशें की गई मामले को सुलझाने की, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई। हाल यह है कि ना तो बातचीत की मेज तैयार हो पा रही है, ना ही अमेरिका इस युद्ध से बाहर। लेकिन इस बीच एक डील ने फिर से टेंशन बढ़ा दी। जी हां, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में एक जॉइंट डील हो गई और इसके बाद में ईरान बुरी तरह से भड़क गया। मक्का डिफेंस डील पर ईरान ने बगैर रुके पलटवार किया। 3 देशों की डिफेंस डील हुई। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की एक साथ आ गए। समझौते में साफ संदेश दिया गया, किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस डिफेंस डील के ऐलान के साथ ही मिडिल ईस्ट की सियासत में एक और मोर्चा खुल गया है। ईरान ने इस समझौते पर सवाल खड़े कर दिए। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने सीधे सीधे सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौता रियाद को लंबे समय तक सुरक्षा नहीं दे सकता। यानी मक्का में डिफेंस डील साइन हुई, तेहरान से तुरंत डिप्लोमेटिक पलटवार आ गया। लेकिन इस कहानी में पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता रहा। तुर्की को साथ लेकर ये जो नया सुरक्षा फ्रेमवर्क बना, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पाकिस्तान को लेकर भी, इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान की नीयत को लेकर। ईरान के साथ में कंगाल पाकिस्तान पहले ही दुश्मनी पाल चुका है। अमेरिका ईरान युद्ध में ईरान से दूरी बनाकर पाकिस्तान ने ट्रंप से हाथ मिला लिया। इसके बाद ईरान पाकिस्तान को अपने दुश्मन के तौर पर देखता रहा। यहां तक कि तनाव के दौरान ईरान ने यह भी साफ कह दिया था कि वो पाकिस्तान को उसकी करतूत का जवाब जरूर देगा। समझिए, पाकिस्तान के लिए ये डील बहुत अहम है, क्योंकि इस पूरे समझौते से उसे सऊदी अरब के साथ अपने पुराने सैन्य रिश्तों को एक नए रणनीतिक ढांचे में रखने का मौका मिला। लेकिन मिडिल ईस्ट में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक तनाव मौजूद हो, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा हो, तब ऐसी डिफेंस डील्स को सिर्फ एक कागजी समझौता मानना भी आसान नहीं है। अब आप समझिए क्या हालात हो गए हैं। एक तरफ अमेरिका का साथ दिया, ईरान को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भाई हम तो आपके साथ में हैं। बिचौलिया बनकर, दलाली करने की कोशिश की, वहां से भी खूब रकम जुटाने की कोशिश की, वो मध्यस्थता फेल हो गई। अब सऊदी अरब को एक झूठा धकोसा दिखाने की कोशिश की, जो डिफेंस पैक्ट है, कि अगर सऊदी पर हमला तो पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी पर हमला। लेकिन सऊदी पर हमला हुआ तो वहां से दुम दबाकर पीछे भाग गया पाकिस्तान। अब एक तुर्की के साथ में एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या भरोसेमंद है? बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान को ईरान के हमले का डर सता रहा है? पंगा तो ले लिया। सवाल ये, क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में ताकत का नया समीकरण है? क्या रक्षा वादा वास्तव में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी को सुरक्षा दे पाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईरान से पंगा लेना क्या झेल पाएगा पाकिस्तान भी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से एक और खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। कर्नल दिनेश नैन, सबसे पहले तो आप ही से ही, जिस तरह से ये जो पूरा अभी नया पैक्ट है, नया समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ये समीकरण आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? और क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है क्या इस समीकरण के साथ में भी? सर, ऑडियो अनम्यूट करिए। जी, ऑडियो इज ऑडिबल, प्लीज सर। देखिए नैना, बहुत अरसे से पाकिस्तान और अर्दोगन, जो कि तुर्की के हैं, ये खलीफा बनने के चक्कर में हमेशा से रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान बहुत पहले अरसे से पैसों के चक्कर में सऊदी अरब को कुछ सेना वहां पे तैनात रखता है सऊदी अरब के साथ में। और पिछले चंद महीनों के अंदर हमने देखा कि वो एक मिलिट्री पैक्ट बनाने की कोशिश की, जहां इन्होंने करीब 24 के करीब अपने F-16 और एक डिवीजन पूरी की पूरी आर्मी की वहां डिप्लॉय कर दी। लेकिन जो समीकरण अभी बन रहा है, जैसे कि आपने बताया मक्का डिफेंस एग्रीमेंट का इन तीनों देशों के बीच में, देखा जाए तो पहली बात तो ये ऑफेंसिव है ही नहीं। ऑफेंसिव मतलब किसी देश पे अटैक करने के लिए नहीं। इन्होंने पहले से ही अपना
जो है ना बोरिया बिस्तर बांध रखा है और बोल रहे हैं कि हम तो डिफेंसिव में हैं, डिफेंसिव में हैं। अब ये कितना आगे तक जाएगा, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि क्या सच्चे मन से पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब के साथ ईरान के युद्ध में खड़े होंगे? तो जवाब है नहीं। और अगर खड़े होते हैं तो फिर ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी ईरान की तरफ से बहुत तगड़ी इंटरफेरेंस हो जाएगी। दूसरा, दिवाली नजदीक आने वाली है और अगर कोई हिमाकत इन लोगों ने ईरान के खिलाफ की तो नैना देखना बहुत पटाखे बजेंगे पाकिस्तान के अंदर भी और तुर्की के अंदर भी। क्योंकि तुर्की के अंदर वैसे भी अमेरिका का एक बहुत तगड़ा न्यूक्लियर बेस है जिसके ऊपर अटैक करने की प्लान ईरान पहले से जाहिर कर चुका है। बहरहाल अभी दो दिन पहले ही जब ये इनका मक्का का एग्रीमेंट हुआ है, नजरान के अंदर जो कि सऊदी अरब के पूरे साउथ इसमें ईस्ट में पड़ता है, वहां पे हूती ने अटैक किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पैक्ट होने के बाद अब पाकिस्तान किस बात का इंतजार कर रहा है और तुर्की किस बात का इंतजार कर रहे हैं। उनकी तो डिवीजन बैठी है वहां पे, F-16 बैठे हैं, तो क्या वो अटैक करने गए? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी फितरत नैना ये है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अभी चीन ने साथ छोड़ दिया पाकिस्तान का। चीन ने मांग लिया इनसे अपना ब्याज कि $38 बिलियन आप पे कर्ज है, जल्दी जल्दी ब्याज दो। इन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया अपना पोस्टमैन का वो हर्जाना लेने के लिए कि हमने आपके लिए पोस्टमैन का काम किया है, और बोला $10 बिलियन हमको स्पोर्ट्स के लिए दे दो। उन्होंने अभी तक ना की ना हाँ की, लटका के रखा हुआ है। अब रह गया सऊदी अरब। सऊदी अरब ये देख रहा है कि क्या सही मायने में जो ये डिफेंस पैक्ट की बात पाकिस्तान ने पहले की और मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो अब हुआ, जिसको मिनी नेटो घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर पाकिस्तान अब हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ देगा? ये देखने वाली बात होगी। और तीसरी बात, भारत के ऊपर इंपैक्ट। देखिए नैना, भारत के साथ तो जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो ये अर्दोगन साहब ने अपने टेक्नीशियंस और इनके बख्तार जो ड्रोन्स हैं, ये सारा कुछ सप्लाई किया था, सब कुछ किया था इन लोगों को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जियोपॉलिटिकली मैं ये कह सकता हूं कि मिडिल ईस्ट से लेकर के अब ये साउथ ईस्ट के अंदर दोनों तरफ में इस जो रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्रीली या ऑपरेशनली जितने भी महकमे हैं, जितने भी किरदार हैं, ये अब फैलने का डर है। ये फैलने का डर है और ये फैल सकता है। बिल्कुल सर। और लेकिन इसको लेकर चर्चा भी बड़े स्तर पर है। वेल, पाकिस्तान से एक और खास मेहमान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, डॉक्टर रिशाद अहमद, PMLN के नेता। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सवाल आरजू काजमी आपसे करना चाह रही हूँ। ये जो एक नया पैक्ट है, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो सऊदी अरब के साथ में तो पहले से ही कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा। सऊदी अरब लगातार आर्थिक रूप से पाकिस्तान की मदद करता रहा। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से सैनिकों को किराए पर देने का एक अलग तरीका है और कुछ नहीं। अपनी सेना को एक तरह से किराए के रूप में शामिल होने की बात कही जाएगी। जो पिछले डिफेंस है वो भी पूरी तरह से संशय में है, अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन पर। देखिए, जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इस तरह का एक ग्रुप बनाया जा रहा था। आई एम श्योर कर्नल साहब को याद होगा कि उस वक्त तो एक टीवी चैनल लॉन्च करने की भी बात हो रही थी, उसमें भी टर्की भी था, पाकिस्तान भी था। और इस तरह से इस वक्त भी यही देखा जा रहा है कि कई इस्लामिक नेशंस को साथ मिलाकर और एक OIC टाइप का एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यही कहा जा रहा है कि जी डिफेंस पैक्ट किया गया है। अब एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा तो पाकिस्तान पे तो अटैक होता रहा है। पाकिस्तान पे तो भारत की तरफ से भी अटैक हुआ है, पाकिस्तान पे तो अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल अटैक चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब तो नहीं आया। तो अगर कोई ये समझता है कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर सऊदी अरब पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान पे अटैक है, अगर टर्की पे हुआ तो पाकिस्तान पे अटैक है, लेकिन अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो इन दोनों पे अटैक नहीं होगा। सऊदीज कभी भी अपनी फौज किसी जगह नहीं भेजते हैं। ये क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान को ही जाता है कि हम पैसे पकड़ते हैं और अपने फौजी भेज देते हैं। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पाकिस्तान की यही हिस्ट्री रही है और शायद पाकिस्तान का फ्यूचर भी इसी किस्म का है। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि और भी कंट्रीज को मिलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये
कि जब अपनी ही कंट्री में आग लगी हो, जब अपनी ही कंट्री में कहीं पर भी अमन ना हो रहा हो, और यहाँ पर ये किसी से ना बात कर पा रहे हैं, ना ये डायलॉग कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो आजाद कश्मीर या पीओके हो, चाहे केपी के हो, तो ऐसे में हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड तो रहा नहीं है कि हमने कोई लड़ाई बंद करा दी हो। हम तो अपनी लड़ाई बंद नहीं कर पा रहे, तो दूसरों की क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और यही तो एक बड़ा एक आपने देखी बड़ी काम की बात कही, क्योंकि इसके पहले भी जहां तक मैं देख रही हूं हिमांशी जी, पाकिस्तान सेटो या सेंटो का सदस्य रहा, लेकिन इसके पहले भी तमाम इस तरह के कई डील पैक्ट हुए सऊदी के साथ या मिडिल ईस्ट में भी अपने आप को रहनुमा बताने के लिए, वो सारे पूरी तरह से फुस्सी बम नहीं साबित हुए। ये कहा जाए कि जहां पर आर्थिक रूप से मदद की उम्मीद नजर आती है कि ये देश मजबूत हो जाएगा, ये देश हमारी मदद कर देगा, पाकिस्तान पिछलग्गू बनता हुआ चला जाता है। लेकिन इस बार ये भी पैक्ट क्या वही कागजी शेर की तरह ही नजर आने वाला है, और इस बार क्या ईरान की नजर में आ गया है पाकिस्तान अब? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ईरान के साथ तो पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान ऐसी हिमाकत ईरान के साथ कम से कम नहीं करेगा, क्योंकि जो बलोच हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से मार रहे हैं, फिर यहां से भी घुस घुस के मारेंगे। सो देखिए, अभी जो चीजें हो रही हैं ये एक्चुअली सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसको थोड़ा सा रीशफल किया जा रहा है। और एक और चीज है, देखिए अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज मुझे जो देखने को मिल रही है, क्या सऊदी अरेबिया अमेरिका की छतरी से निकलकर पाकिस्तान और तुर्की की छतरी के नीचे बैठेगा। सी द थिंग इज कि वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान को जरूरत है इन दोनों देशों की बहुत ज्यादा, और जो सऊदी अरेबिया है वो क्योंकि अपने लोग कहीं नहीं लड़वाता है, उसको भाड़े के लोग चाहिए होते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से यमनी उसको परेशान कर रहे हैं, हुती लगातार उस पर हमले कर रहे हैं, उसका तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बंद हो गया है, उसके सैलिनेशन प्लांट्स को खतरा है, उसको कोई चाहिए लड़ने के लिए, तो उसका लड़ने का काम पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जाएगा। पाकिस्तान को ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए जैसा सर ने भी बताया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय तुर्की जो है पूरी तरीके से पाकिस्तानी फौज को मदद कर रहा था, क्योंकि चाइना की तरफ से भी इनको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होते हैं, लेकिन चाइना के साथ में भले ही इनके रिश्ते कितने भी प्रगाढ़ हो, लेकिन लेन देन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो तुर्की एक सेफ बेट पाकिस्तान के लिए बनता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जो तुर्की के ये अर्दोगान साहब हैं, ये कहीं ना कहीं खलीफा बनना चाहते हैं सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ के। जब से एमबीजी आए हैं तो ये 2 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की के साथ में इनके रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो जाएं, लेकिन जब तक एर्दोगान देखिए हैं तब तक तुर्की थोड़ा सा इंटैक्ट रहेगा। लेकिन एर्दोगान के निकलते ही तुर्की मुझे नहीं लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पावर में रहेगा। नाउ द थिंग विच वी नीड टू लुक आउट फॉर इज कि क्या ये जो बन रहा है जिसको कि मुस्लिम नाटो का नाम दे रहा है, पहली बात तो ये नाटो कहीं से नहीं है, क्योंकि जैसा आरजू जी ने भी कहा कि एक पे हमला दूसरे पे हमला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से ही पीटा जाता है पाकिस्तान को, और सऊदी अरेबिया से तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और तुर्की इतनी दूर से आएगा नहीं है हमसे लड़ने, वो टेक्नोलॉजिकली हेल्प पाकिस्तान की करता रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन द थिंग विच वी नीड टू वरी इज कि पाकिस्तान ने अभी तक कितने भी युद्ध हुए उसमें हमारे साथ धोखा किया है, और हमेशा लड़ाई धोखे से शुरू की है। और जिस तरीके से हमने इंडिगो क्राइसिस अपने देश में देखा था जो तुर्की के द्वारा क्रिएट किया गया था, तो वी नीड टू बी इक्विप्ड के बॉर्डर से ज्यादा अब हमें बहुत सी ऐसी चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है जो तुर्की की टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस पैदा कर सकती है, बिकॉज वॉर इज नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर्स। वॉर का जो स्कोप है बहुत चेंज हो गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ईरान बहुत क्लियर है कि उसको करना क्या है, और इसीलिए देखिए उसने बहुत क्लियर कह दिया है कि ये जो कागज पे आप डील साइन कर रहे हैं ये आपको नहीं बचा सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का तेल कहीं से निकलने वो दे नहीं रहा है, और जब तक तेल नहीं निकलेगा सऊदी इस तरीके से छटपटाता रहेगा। सो अभी देखने वाली बात ये होगी कि आगे अमेरिका किस तरीके से इस पे रिएक्ट करता है। जी ठीक है, हालांकि देखने वाली बात है कि अमेरिका का रिएक्शन क्या आता है। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताइए आरजू जी, जिस तरह से अमेरिका की या ईरान की रिएक्शन की बात है, क्या पाकिस्तान अभी मौजूदा वक्त में इतना सक्षम आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका या ईरान से पंगा ले ले, या अमेरिका की किसी इच्छा के बगैर जाकर कोई डील साइन कर ले, अमेरिका के ऑर्डर के बगैर वो कोई और रास्ता पकड़ ले?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो, वो अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई डील साइन करते होंगे या किसी किस्म का कोई स्टेप इस किस्म का लेते होंगे। डेफिनेटली इस वक्त भी जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसमें अमेरिका को मालूम होगा, अमेरिका से पूछा गया होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि सऊदी अरेबिया भी एकदम अमेरिका के कहे पे ही चलता है। यहाँ तक होता है कि अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका मना कर दे तो वो हमें लोन तक नहीं देता या अपना लोन वापस मांग लेता है। इस किस्म की भी हमने पास में देखी है कि जो सिचुएशंस बनी है। तो इसलिए अमेरिका की मर्जी के बगैर तो ये सब नहीं हो रहा होगा और अमेरिका को मेरे ख्याल इसमें कोई खतरा भी नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने कहा होगा ठीक है आप इस किस्म की डिफेंस पैक्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही तो बात हो जाती है। अच्छा कर्नल दिनेश नैन साहब, जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये जो पैक्ट है, हालांकि ये कितना वर्दी है, कितना इम्पैक्टफुल है, ये तो एक बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि हिमांशी जी ने कहा ना कि पहले भी कई बार इस तरह के कई पैक्ट का हिस्सा रहा, लेकिन उसका हुआ क्या ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जो पैक्ट है, मक्का अगर पैक्ट या इसको रणनीति तैयार करने की कोशिश है, इसकी ज़रूरत कितनी है फिलहाल? और आखिर ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के बीच में अगर ये डिफेंस पैक्ट बीच में आ रहा है तो उसके क्या मायने हैं? देखिए नैना, कुछ डेवलपमेंट चल रही है जो पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। एक तो 2 दिन पहले ही इजराइल ने अपनी पूरी नेवल फ्लीट जो है वो मूव कर दी है मेडिटेरियन के अंदर और रेड सी के अंदर। और दूसरा डेवलपमेंट बहुत खतरनाक हुआ है जिसके अंदर अर्दोगन की नींद खराब हो जाएगी कि जो अगाजी लीडर ऑफ, मुझे आई थिंक अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो माफ करना, अगाजी करके नाम है, जो कुर्द के लीडर हैं, उनकी और अल शरा की मीटिंग हुई सीरिया के अंदर। और बेसिकली मीटिंग किस बात पे हुई है कि अब कुर्दों को जो है वो सीरिया की गवर्नमेंट के अंदर शामिल किया जाएगा। अब ये कुर्द तो हमेशा से ही अर्दोगान के लिए सिरदर्द रहे हैं, तो बिल्कुल दरवाजे पे सिरदर्द आ रहा है। तो आप सोचिएगा ये अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। तीसरा, आप खुद कहे कि सऊदी अरब के साथ में अमेरिका वही करता, सऊदी अरब वही करता जो अमेरिका कहता है। और अमेरिका ने यह भी घोषणा की है थोड़े दिनों पहले ही कि वो चाहता क्या है, सीरिया हो, इराक हो, तुर्की हो या फिर आपके पाकिस्तान हो, वो चाहते हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आ जाएं, यानी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, इजराइल के साथ इनके संबंध ठीक हो जाएं। अब ऐसे में ये तो आरजू जी बता पाएंगी कि आसिम मुनीर का पाकिस्तान में क्या होने वाला है। अगर इस तरह की बातचीत इनकी आगे बढ़ रही है, धीरे खेल आगे चल रहा है, तो जहां एक और बलूचिस्तान है, ठीक दूसरी तरफ आपके खैबर पख्तूनख्वा, और आज तो आपने बताया कि पुंछ के अंदर इलेक्शन टालने पड़ गए इनको बिकॉज वहां पे इतनी ज्यादा बगावत हो चुकी है और शायद ये शांत भी ना हो अब। तो मैं समझता हूं कि ऐसे के अंदर सिर्फ पैसों के लिए अगर आसिम मुनीर इस तरह के गेम खेल रहा है तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे पीटीआई के लोग भी निकल के अब सामने आ गए हैं पीओके के जो जेएसी के साथ में, तो क्या आने वाले दिनों में हम ईरान की तरफ से कुछ पटाखे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर कुछ अंदरूनी पटाखे जो कि सिविल वॉर के रूप में होंगे, क्या देखने को मिलेगा दिवाली तक के नहीं मिलेगा? आरजू जी। कर्नल साहब, अभी मेरे ख्याल है टाइम है दिवाली में, तो आप अभी से मत पटाखे चलाएं हमारे यहाँ। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान वाले भी निकल आए और अगर दूसरे जगह से भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और होने दिया जा रहा है, तो आप ये समझें कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खतरे में, और उसी वजह से इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको अक्सर पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। जब जब गवर्नमेंट ने जाना होता है तो वो लोग भी उठकर बाहर आ जाते हैं जो कई साल से बाहर नहीं निकले होते। तो यहाँ पर एक तो वो सिलसिला चल रहा है। मोहसिन नकवी जो होम मिनिस्टर है पहले ही कह चुके हैं जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उससे पहले डीजी ISPR साहब कह रहे थे कि हमसे तो पड़ोसी जल रहे हैं, तो अभी तक लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि पड़ोसी हमसे जल रहे हैं या हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो यहाँ पर तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं और डेफिनेटली चलें ये वापस आ गए डॉक्टर साहब, मैं समझी शायद मुझे देख के भाग गए, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जो हालत है सिस्टम की वो सबके सामने है और मोहसिन नकवी तो खुद हिस्सा है उसी सिस्टम का। तो सबसे पहले तो उन्हें निकल जाना चाहिए। और जहां तक इजराइल की बात है, तो अगर अमेरिका कहेगा अगर हमें कोई फायदा होगा और हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा तो हम बिल्कुल इजराइल को भी मानेंगे और बल्कि नेतन्याहू को दावत देंगे, वो भी हमारे भाई बनेंगे। ये हाल है पाकिस्तान का। जब चाइना को कह सकते हैं तो इजराइल को क्यों नहीं। हालांकि आपने कहा पटाखों की बात, तो मुझे लगता है कि पटाखे हिंदुस्तान को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर चारों तरफ वही एक अलग तरह के पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है। और इरशाद जी आपको देखकर नहीं भागेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता
है इरशाद जी, हालांकि उन शख्सियतों में से हैं, अपनी बातों को जरूर दमदारी से रखते हैं। क्यों इरशाद जी? जरा अच्छा मुझे इस बात को जल्दी से बताइएगा, मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रही थी। ये जो नया पैक्ट है इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। वो कह रहे भाई पाकिस्तान आखिर क्या सिर्फ पैक्ट पे पैक्ट, कागजों पे साइन कर रहा है, काम कब कर रहा है? देश में जो हो रहा है आखिर वहां पर क्या देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। पहले मैंने बहुत सारी बातें सुनी। देखें आरजू, आपको मालूम है मैं डरता नहीं हूँ किसी से। पहले तो आपको मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। दूसरी, कर्नल दिनेश बड़े फिक्रमंद हैं। अब ये मुआहिदा मक्का जो हुआ इसकी तकलीफ तो मुझे मालूम था कि हिंदुस्तान को पहुंचेगी। बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे ये मुआहिदा मक्का जो हुआ। मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तशरीफ लेकर गए। पहले अल्लाह के घर हाजिरी दी, फिर उसके बाद मुआहिदा। और जो मुआहिदे हो रहे हैं, आपको क्या मालूम नहीं कि आपको शिकस्त देने के बाद हो रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें एक टाइगर बनाया पूरी दुनिया का। क्यों बनाया? क्योंकि हमने अपने से बहुत बड़े 100 गुना दुश्मन को हरा करके, उसको धूल चटा करके हम शेर बने। ऐसे नहीं बने हम शेर, हम कागजी शेर नहीं आपकी तरह, आप लोगों की तरह। देखिए सुनिए, कर्नल साहब मैं दरमियान घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये शेख पिल्ली वाली बातें क्यों करते हैं? आप प्रोग्राम खराब करेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा। मैं ऐसे शोर में शो करना नहीं चाहूंगा आपके साथ। दूसरी बात ये कि हम कागजी शेर नहीं है, कम से कम की बात तो करो ना। हम जीत के बने। और आज पूरी दुनिया मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर का नाम ले करके जितनी दफा आपके फील्ड मार्शल हुती पे अटैक कब करेंगे? मेरे वजीर आजम का और आपके फील्ड मार्शल हुती पर अटैक कब करेंगे? ईरान पे अटैक कर दिया उन्होंने। बंद रख ले, चोंच बंद रखे कर्नल साहब। सऊदी अरब पे अटैक हो गया, करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे पास मेहमान है। नजरान पे अटैक आ गया, आपके साहब कब अटैक करेंगे? मुंह बंद रख ले अपना जरा थोड़ी देर। अच्छा इरशाद जी, अच्छा ठीक है, दिनेश नैन जी आपका सवाल पूछना उन्हें नागवार गुजरा है, मैं ही सवाल पूछ लेती हूँ। इरशाद जी सुनिए ना, एक तो पहली बात आप बड़ी देरी से कनेक्ट हुए हैं, थोड़ी देर में टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपको दिनेश जी का ये सवाल पसंद नहीं आया, लेकिन दुनिया के जहन में यही सवाल है कि जो पैक्ट हुआ, सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा। सऊदी को घेर लिया है तमाम ईरान के प्रॉक्सीज ने। क्या हुती पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी क्या पाकिस्तान की तरफ से? क्या आपने मुआहिदे के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? हमने कहा है कि आओ पूरी दुनिया के लोगों इकट्ठे हो जाओ दुश्मनों के खिलाफ, मुसलमानों को हम कह रहे हैं। सिर्फ कागज पे और बातों पे ही चलने वाला है क्या सर? एक इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, उसमें ईरान भी होगा, यूएई भी होगा। तो जो सऊदी के साथ पैक्ट था उसका क्या हुआ? सऊदी के साथ जो पैक्ट हुआ उसका क्या हुआ? देखें सुनिए, जो पहले हमने किया, हमने जंग रुकवाई, वर्ल्ड वार रुकवाई, उसका सिरा भी हमें हमारे सरों पर आया। और आज वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2? आप मुझे सवाल करने देंगे? अरे मैं तो जानना चाह रही हूँ, आप तो नाराज $10 मांग लेते हैं, कभी सऊदी अरब से कभी अमेरिका से। चलें पहले कर्नल साहब आप चोंच बोल रहे हैं अपनी ना, आप अच्छा ठीक है। अब सुन लो जरा, आप सऊदी अरब के पास गए तो बोला $5 बिलियन दे दो भैया, $5 बिलियन बाद में दे देना। अमेरिका के लिए पोस्टमैन का काम किया तो बोला $10 बिलियन दे दो। आप ये बताओ कि आपके जो आसिम मुनीर हैं, आपके जनरल फील्ड मार्शल साहब बहुत हसीम, वो कब अटैक कर रहे हैं हुती के ऊपर? हुती ने अटैक कर दिया भाई सऊदी अरब पे, कब अटैक करोगे? आप सुने जरा, अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। हम ऐसे ऐसे हमलों को भी नाकाम बनाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो दुश्मन है इस्लाम के, जो दुश्मन है मुसलमानों के, जो दुश्मन है दुनिया के, जो दुश्मन है इंसानियत के। हम सबको सबक सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, एक पूरी दुनिया को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, अमन के लिए, शांति के लिए। आप जैसे जो लोग हैं, जहनी मरीज हैं, मैं आप जैसे लोगों को, इब्राहिम अकॉर्ड में आप आ रहे हो इरशाद भाई, मैं मानता हूं इब्राहिम अकॉर्ड में आप आओगे दुनिया के साथ, इब्राहिम अकॉर्ड में आप आओगे दुनिया के साथ, मानता हूं मैं। करें शोर करें, पहले कर लें जितना। नहीं बता रहा हूं मैं आप 1 मिनट इब्राहिम अकॉर्ड में आप आ रहे हैं, आप मुंह बंद रख सकते हैं 1 मिनट के लिए। जी बिल्कुल, या आदत है आपको कोई मुंह अच्छा में? अरे इरशाद जी आज आप नाराज हो रहे हैं, आप तो नाराज हो गए। अच्छा आपने कहा, मैं तो बार बार ये पूछ रही हूँ जो पुराने पैक्ट हुए हैं उनका क्या करना है? हिमांशी सिंह जी आप ही जरा बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इरशाद जी तो शायद वो बोले कि भाई नया इस्लामिक फ्रंट बन रहा है। अब जो घर में जंग लड़ी जा रही है, जहाँ पे जिस घर से ही लगातार आतंकियों की फौज लगातार पूरी दुनिया में पहुंचती है, वो कैसे कंट्रोल करेगा?
प्रॉब्लम यही होती है। देखिए वो कहते हैं ना हमारे यहाँ की, जब अपने घर में प्रॉब्लम होती है तो उस पे कपड़ा डाल दो और बाहर जाके शोर मचा दो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। आपका बलोच केपीके, आपका पीओजे में आज आपको इलेक्शन पोस्टपोन करने की जरूरत पड़ी है। तो जब आपके पास पैसे नहीं है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आप बैठे रहते हैं, तो आपके पास कोई एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको अगर सीपैक बनाना है तो आपको पैसे लेने पड़ते हैं चाइना से। आपके 24,000 भिखारियों को सऊदी अरेबिया खुद वापस कर देता है। तो देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं, और उन समस्याओं को हमको अगर किसी तरीके से दिखाना है दुनिया को कि भाई ये समस्या नहीं है, तो पहली बात तो अगर आप दुनिया में जीना चाहते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी बात करें। देखिए पिछले साल सितंबर में जो पैक्ट है वो हो गया था। अच्छा ठीक है हिमांशी जी, आपकी बात पे कह रहे हैं इरशाद जी कि अगर हिंदुस्तान इज्जत से जीना चाहता है तो जरा इन बातों से निकले। मैं तो आप ही से, मेरी इस बात पे, आपकी इस बात पे देखिए आरजू जी भी हंसने लगे, उनकी भी मुस्कुराहट में मैं जानती हूँ कि आप वो अगर अभी कुछ कमेंट करेंगी तो आपकी नाराजगी नजर आएगी। इरशाद जी, पुराने एक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। लगातार पाकिस्तान पर बड़े हमले हुए, आपने कहा जैसे आपके अनुसार आसपास की तरफ से अफगानिस्तान या बलूचिस्तान में XYZ कहीं पे भी, कहां, कौन सा देश, कौन सा हिस्सा आपके साथ में खड़ा हुआ है, ये तो बताइए जरा। आप जरूरत है आप लोगों की सुनने की। अब कुछ देर चुप बताइए सुन रही हूँ। पहले मैं आपकी आरजू की और कर्नल दिनेश से शुरू होऊंगा और फिर मैं आप तक आऊंगा। बताइए। बात यह है कि ये कह रहे थे जी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हुकूमत कोलैप्स कर रही है। मैंने ये कहा था आप लोगों के प्रोग्राम में, हिंदुस्तान का कोई चैनल था, उस पर कहा था कि ये हमारी आपस का मामला है। ये कोई ऐसा नहीं कहा कि हुकूमत गिरने जा रही है, तख्ता उल्टने जा रहा है, वजीर आजम जा रहे हैं। वो सब इकट्ठे हैं। उम्रा करके दिखाया मेरे फील्ड मार्शल शहीद हाफिज मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कि दुश्मनों के कान भी बंद हो जाएं, आंखें भी बंद हो जाएं कि पाकिस्तान एक पेज पे है, पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पे हैं, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाने पे हम कोशा हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये खातून बात कर रही थी। देखिए मैं आपको ये कहता हूँ, कभी आप भिखारियों की बात करते हैं, कभी आप मांगने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त किस बुलंदी पे खड़ा और हिंदुस्तान किस पस्ती में गिर चुका है। आप ये देखिए, आप लोग गटर में हैं, हम आसमान पे, अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों पे हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जह। दूसरी बात, लेकिन आपके फील्ड मार्शल बोलते हैं कि वो, आपके फील्ड मार्शल बोलते हैं कि वो गटर वाले ट्रक तो आपके पास जाना है। कर्नल ये प्रॉब्लम नहीं, आपके फील्ड मार्शल ने बोला है, आपके फील्ड मार्शल ने बोला कि गटर के ट्रक आपके पास जाना है। ठीक है नहीं चीख नहीं रहे। आपके फील्ड मार्शल ने, इरशाद भाई बोला कि जो गटर के ट्रक होते हैं वो आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान गटर का ट्रक है, वो उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। भारत मर्सिडीज है, हिंदुस्तान में से पूरे भारत तो मर्सिडीज है यार। आप लगता है पढ़ के गलत आए हो आज, और आता है आप गलत पढ़ के आ गए। आप ये बताएं, चलो छोड़िए इन सब बातों को, बिस्मिल्लाह कब कर रहे हो हूती के ऊपर? बिस्मिल्लाह कब करोगे हूती पर? बिस्मिल्लाह कब करोगे ये बताओ। करना सुने बिस्मिल्लाह कब करोगे हूतियों के ऊपर? सुने हम हर सुन रहा हूँ, सबक बता दे यार, सुन लो ना, आपने सवाल किया, सुन लो। हम हर उस दुश्मन को सबक सिखाएंगे जो, अरे हूती पे बिस्मिल्लाह कब करोगे, कब अटैक करोगे भाई? भी नहीं आता। मैं मुसलमान की फील्ड मार्शल साहब कौन से बिल में घुसे हुए हैं? यार चुप कर जाओ एक मिनट। पैसे कितने मांगे आपने? सुने जरा, सुने, पैसे कितने मांगे? सुनने की हिम्मत रखे। पैसे कितने मांगे आपने, ये बताइए ना। बकवास होना बंद करता हूँ प्रोग्राम ना, चबल मारते हैं आप लोग। आपने सवाल किया कि हम हमला करेंगे। मैंने ये कहा कि हम ना मुसलमान की बात करते हैं ना हिंदू की बात करते हैं। हम हर उस मुल्क को सबक सिखाएंगे जो इंसानियत का दुश्मन होगा, जो इंसानों का दुश्मन होगा, जो किसी भी मुल्क पे हमला करेगा नाजायज, जो किसी भी मुल्क को तो पहले तो अपने आप को सबक सिखाना पड़ेगा। छोटे मुल्क पे हमला करने की कोशिश करेगा। हम अपने आप को सबक सिखा लो, फिर तो इरशाद भाई बिस्मिल्लाह कर लो, अपने आप को सबक सिखाओ, फिर तो आप उस लिस्ट में आप पहले नंबर पे हो। हम सबक आपको सिखा चुके। अभी अरे मैं कह रहा हूँ उस लिस्ट में सबसे पहले आप हो, अपने आप को सबक सिखाओ। जरूरत करके देखो पाकिस्तान की तरफ बढ़ो कर्नल, खुदा की कसम आपको चैलेंज करता हूँ। तुम पहले हूती पे तो अटैक करो यार, हिंदुस्तान की बात बड़ी क्यों कर रहे हो? टांगे तोड़ू तुम्हारी गर्दन। बिस्मिल्लाह कब करोगे इरशाद भाई? इरशाद अहमद जी सुनिए, चाहे दिनेश टैंक की बात हो या फिर हिंदुस्तान की किसी भी फौजी की, पाकिस्तान की तरफ से कोई टांग तोड़े ऐसी तो कोई लाठी पाकिस्तान के फौजियों के पास में आज तक कभी आई नहीं। और रही बात, अगर आप बार बार वो सारे पैक्ट की बात करें, अच्छा आरजू जी से मैं जानने की कोशिश करती हूँ। आरजू जी, जैसा इरशाद जी पहले कनेक्ट नहीं हुए तो उस समय आप भी बता रही थी कि कई पैक्ट हुए ना,
पाकिस्तान ने कई लोगों के साथ में पैक्ट किए, जब पाकिस्तान चारों तरफ से पिटता रहा, जब बांग्लादेश एक तरह से अलग हुआ, बलूचिस्तान अलग होने की कगार पर, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की करार पर, पीओके अलग होने की कगार पर, कोई है क्या साथ में? और क्या हुती के साथ में पंगा लेने की इतनी हिम्मत है क्या पाकिस्तान की? अभी देखिए, मेरे ख्याल है पंगा तो किसी से भी इनको नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी की तरफ भी लड़ाई करनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी की जो हालत है और बाकी सिचुएशन है, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, पहले ये उसको संभाल लें। कश्मीर को देख लें या आजाद कश्मीर पीओके को देख लें, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसको संभाल लें, केपीके में क्या हो रहा है अफगानिस्तान के साथ उसको संभाल लें। तो बड़ी बात है दूसरों की लड़ाई में पढ़कर कोई क्या हो रहा है सर? आपको नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में किस तरह से लोगों को गायब किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में कितने लोगों की जाने गई है, वो जिसे कहते थे शहर आ गए और ये है वो है, और उधर कश्मीर में जाके आपने लोगों की जाने ली है। आपको शर्म नहीं आती? और उसके बाद आप कहते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा। वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को रोका गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीर में और कहीं भी नहीं जाने दे रहा। कहा जा रहा है एनओसी लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है? और आप बैठकर सर आपको टिकट नहीं मिलेगा, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ, आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा, आप जितना मर्जी झूठ बोलने बैठे। ठिकाने लगानी पड़ेगी, आप लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। जो दुश्मन है पाकिस्तान के, जो दुश्मन है मेरी फौज के, जो जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, आप लोगों का वक्त बुरा आया हुआ है। इरशाद जी, हैंड्स प्रूव्ड, आपने खुद ने ये स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज दूर दूर तक नहीं है। जो वहां की नीतियों पर, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े, आप कहते हैं कि भाई उसको सबक सिखाना पड़ेगा। आप भरे चैनल में आप धमकी दे रहे हैं, जानते हैं ना? आप भरे चैनल में, आप बीच लाइव में आप धमकी दे रहे हैं मेरे एक पैनलिस्ट को। क्या सबक सिखाएंगे आप? बता रहा हूं कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनको या हिंदुस्तान भेजेंगे या उन्हें सबक सिखाएंगे। अरे तो क्या पाकिस्तान में आवाज बुलंद करना, आवाज उठाना क्या गुनाह है क्या? सबकी आवाज बंद कर देंगे जो आपने पीओके को पूरा हिंदुस्तान भेजने वाले, उनकी मर्जी है, वो जहां मर्जी जाए। ये आरजू जी की मर्जी है, वो कहां जहां जाना चाहे। आप कैसे भेज सकते हैं उनको कि हिंदुस्तान भेजेंगे? उनकी मर्जी, वो अमेरिका जाए, लंदन जाए, हिंदुस्तान आए। ये क्या बात हुई कि अगर कोई डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसा सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम आपके यहाँ है, तो उसका कुछ पोर्शन आपका डेमोक्रेसी है, तो उस डेमोक्रेसी के माध्यम से अगर वो आपसे सवाल पूछ रही है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। बुरा नहीं लग रहा है। आपने क्यों अल जजीरा को बैन किया? आप क्यों 5G के पैसे लेके 2G की सर्विसेज देते हैं? आपने क्यों इंटरनेट इतने दिन तक बंद रखा? उसकी तबीयत साफ की जाएगी। बस हमने एक ही एजेंडा है हमारा। आपके जनरल साहब आसिम मुनीर पैसे लेके पाकिस्तान को लूट के कहां जाने वाले हैं? ओ यार कर्नल, आप तो मुंह ही बंद रखो, क्योंकि भाई साहब, आपके आपने मुंह तो- से दो आ आपने रही तो है। बाजवा साहब बिलियन डॉलर लेके गया यार, चले हुए तब आप कहां थे? तब आप कहां थे जब बाजवा साहब बिलियन डॉलर चुरा के गया पाकिस्तान से? आप कहां थे? अभी आसिम मुनीर का नंबर आ गया तो बैठ के पैरवी कर रहे हो। नहीं है बात करने का, आपको पता है मतलब क्यों होगा? क्योंकि आपको पाकिस्तान की आवाम से कुछ लेना देना नहीं। आप बोलते पूंछ में क्या हो रहा है? पूंछ में बेगुनाहों का खून रंग रहेगा। जैसे ही सवाल पूछा जाएगा तो धमकी देने लग जाएंगे। इरशाद जी, ये पाकिस्तान का लोकतंत्र है क्या? ये आपका लोकतंत्र है? अच्छा, मुझे एक बात बस ये भी बता दीजिएगा, क्या पाकिस्तान में जो अभी आपके यहाँ जो सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, आपके यहाँ जो मार्शल लॉ लगा हुआ है, पाकिस्तान में आर्मी का जो कमान है, क्या वहां पर आवाज बुलंद करने वालों को आप धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे नेशनल टेलीविजन पर? पूरी दुनिया देख रही है। पीओके में जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप उन्हें गोलियों से उड़ा दे रहे हैं। आखिर कौन से पैक्ट आप साइन करने जा रहे हैं? किसे धमकी देने की कोशिश करते हैं? किसे आप ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? इरशाद जी, पहले जवाब दूं कि हमारे नहीं जवाब दे पाएंगे। इरशाद जी, नहीं जवाब दे पाएंगे। आप गोल बोल जवाब देते हैं ना, धमकी दे रहे हैं मेरे गेस्ट को। एक लफ्ज मेरे मुल्क में जमहूरियत ना हो तो आरज़ू काज़मी। अरे भाई साहब, आप अपनी जमहूरियत को अपने पास रखो। जो आवाज बुलंद करता है आप उसको, आप बल्कि मेरे हिंदुस्तान की एक डिबेट में आप धमकी दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला सीधे कि आप उन्हें सबक सिखाएंगे। सबक आपको आपकी जनता, आपकी आवाम सिखाएगी, ये समझिए। आप जिनके साथ में पंगा लेने की कोशिश करें, ईरान आपको सबक ना सिखा दे, अमेरिका आपको सबक ना सिखा दे, और खुद सऊदी अरब जिन्होंने आपकी आधी से ज्यादा आबादी को, भिखारियों को जिन्होंने आपने भेजा था, उन्होंने वापस भेज दिया और पैसे भी मांग रहे हैं वापस। वो सबक ना सिखा दें। अभी भी वक्त जरा समझ जाइएगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।